Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही शानदार टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल आपको NCERT क्लास 12th की बुक से इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। कुछ प्रश्न मैंने 3-4 प्रश्न RBSC की बुक से भी लिए हैं। मित्रों, हो सकता है शुरुआत के जो 3 प्रश्न आपको सरल लगे, लेकिन इसके बाद में जो टेस्ट पेपर आपके सामने आने वाला है वो आपको ऐसा महसूस कराएगा वो पेपर कि मुझे यार ये प्रश्न मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा, पहले कहाँ पढ़ा, समझ में आने में दिक्कत आएगी, जैसा एग्ज़ाम हॉल में होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में जो फीलिंग आती है, जो पेपर करते हैं, वैसे ही फीलिंग यहाँ पर आने वाली है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत किसने दिया? तो मित्रों, बुद्धि का जो त्रिपाचीय सिद्धांत है वो स्टर्नबर्ग ने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, स्पीयरमैन ने दिया या गिलफोर्ड ने दिया? मित्रों, आपके पास ज़्यादा समय नहीं दूंगा मैं यहाँ पे। इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा स्टर्नबर्ग। देखिए, जो त्रिपाचीय सिद्धांत है इसको त्रितंत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। त्रितंत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्टर्नबर्ग के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। पिछले रीट के एग्जाम में स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में से 3 प्रश्न आए थे साइकोलॉजी में, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का मिला के। मित्रों, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया बिने ने, साइमन ने, विलियम स्टर्न ने और सभी ने। तो मित्रों, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय की यदि मैं बात करूं तो ये विकसित किया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा 1912 में। ठीक है, इसका तीसरा विकल्प सही है। मित्रों, इन्होंने ही बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले बताया था, बुद्धि के बारे में नहीं, बुद्धि लब्धि के बारे में। तो मित्रों, यहाँ आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता व्यक्तित्व का वर्णन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं कार्ल जुंग, हेब, आइंजैक और केटल। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा हेंस आइंजैक। इन्होंने अंतर्मुखता बहिर्मुखता भी बताया है व्यक्तित्व का प्रकार में, और इन्होंने ही तंत्रिका तापिता और सांवेगिक स्थिरता का भी वर्णन किया है। अंतर्मुखता बहिर्मुखता में से प्रश्न आ चुका है, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आ जाए। तंत्रिका तापिता और सांवेगिक स्थिरता ये भी हेंस आइंजैक के द्वारा ही बताया गया है। मित्रों, कार्ल जुंग ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताया है। यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। चौथा प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न का लेवल हाई होने वाला है, प्रश्न को समझना है फिर जवाब देना है। एक बालक का यहाँ रिक्त स्थान है, जो आइसक्रीम खाना चाहता है उससे कहता है कि आइसक्रीम झटक कर खा लो, लेकिन उसका, फिर रिक्त स्थान आ गया, उससे कहता है कि दुकानदार से पूछे बिना यदि वो आइसक्रीम खाएगा तो वह दंड का भागी हो सकता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि ये जो पहला रिक्त स्थान है, ये जो दूसरा रिक्त स्थान है, यहाँ पर किस क्रम में शब्द आएंगे? अहम इदम, इदम अहम, इदम परा अहम और अहम परा अहम। तो मित्रों, सोच समझ कर के शब्दों का चयन करना है। यहाँ पे आपको जो राइट आंसर है वो रहेगा इदम अहम। कैसे? देखिए, एक बालक का इदम, जो आइसक्रीम खाना चाहता है उससे कहता है कि आइसक्रीम झटक कर खा लो, मतलब चुरा कर खा लो। तो ये चोरी करके और अपनी इच्छा की पूर्ति करना, ये किस में आ जाता है? इदम में आ जाता है। लेकिन उसका अहम उससे कहता है कि दुकानदार से पूछे बिना यदि वो आइसक्रीम खाएगा तो वह दंड का भागी हो सकता है। देखिए, अहम कहेगा मतलब अहम जो है वो वास्तविक संसार की जानकारी देता है। तो मित्रों, इस प्रकार इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। आगे के प्रश्न आपको लॉजिकल लगने वाले हैं, इसलिए सोच समझकर आंसर देना। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि मैंने ये क्यों किया, उसका यह कथन अभिव्यक्त कर रहा है। किसी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैंने ये क्यों किया, ये कथन किसकी तरफ अभिव्यक्त कर रहा है? ये उसका विशेषक दूसरों पर आरोपित इच्छाओं और भावनाओं के ठीक विपरीत व्यवहार, तर्कहीन भावनाओं और व्यवहारों को तर्कयुक्त और स्वीकार्य बनाने का प्रयास, और दमित भावना या इच्छा को अभिव्यक्त करना। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर आता है, एक बार आप सोचिए, प्रश्न को समझिए। हालांकि प्रश्न समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने वाली है, क्योंकि प्रश्न का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है मेरे हिसाब से।
इसी लेवल से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं आपके। तो मित्रों इसका राइट आंसर है दमित भावना या इच्छा को अभिव्यक्त करना। वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने ये क्यों किया, मतलब उसके कोई दमित इच्छा थी वो बाहर आ गई है, ठीक है, दमित इच्छा या भावना को वो व्यक्त कर रहा है। मित्रों यहाँ चौथा विकल्प ही 101% राइट आंसर रहेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू NCERT बुक क्लास 12th। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। इस अवस्था में बच्चे पुरुषों एवं महिलाओं के बीच का भेद अनुभव करने लगते हैं तथा कामुकता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। कौन सी अवस्था होती है वो? 2 से 3 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 7 से 8 वर्ष और 9 से 10 वर्ष। तो मित्रों सोच समझकर आंसर दीजिए। बड़ा ही इजी प्रश्न है, लेकिन इजी कब लगेगा? जब आप प्रश्न को समझ लोगे। तो साथियों राइट आंसर है 4 से 5 वर्ष। आपने सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा, मैंने भी अच्छी तरह से पढ़ाया इस सिद्धांत को। जब बालक 4 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसमें मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था चलती है, और इस तीसरी अवस्था में, जिसको लैंगिक अवस्था भी कहा जाता है, शायद लैंगिक या जननेंद्रिय दोनों में इधर उधर हो गया थोड़ा, तो जो तीसरी अवस्था है उसमें बालक पुरुषों और महिलाओं का भेद करने लग जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये पुरुष है, ये महिला है, मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, इस चीज़ के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है, और यहाँ पर ही वो कामुकता के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं। इसलिए इसी अवस्था में जो बालक रहता है वो अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करता है, और जो बालिका होती है वो अपने पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मित्रों ये सिगमंड फ्रायड के अनुसार है, ये उनमें 4 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वहीं पर विकसित हो जाते हैं। आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। बच्चे अनेक प्रकार की सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, जैसे पालक, लौकी, करेला आदि, किंतु धीरे धीरे वे इनको खाना सीख लेते हैं। उदाहरण किस उपागम को दर्शाता है? व्यवहारवादी उपागम, सांस्कृतिक उपागम, मानवतावादी उपागम और आवश्यकता अनुक्रम उपागम। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर आता है वो रहेगा व्यवहारवादी उपागम। देखिए जो व्यवहारवादी उपागम है इसमें मनुष्य सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है, सिचुएशन को देखते हुए कार्य करता है। जैसे यहाँ पर शुरू में लौकी की जो भी सब्जियाँ अपने को पसंद नहीं होती है उनकी वो सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करेगा बालक, लेकिन धीरे धीरे देखेगा कि यार सभी लोग ये सब्जियाँ खाते हैं, सभी को पसंद है, तो फिर खा लेना चाहिए। धीरे धीरे वो भी इसको खाना सीख जाता है दूसरे के व्यवहार को देख करके। मित्रों यहाँ पहला विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। कथानक संप्रत्यय परीक्षण के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इसका निर्माण मॉर्गन एवं मुर्रे द्वारा किया गया। जो टेट परीक्षण होता है ना, टेट परीक्षण, उसी की बात की जा रही है। कथानक संप्रत्यय परीक्षण, उसके संदर्भ में असत्य कथन देखना है आपको। सोच समझ के जवाब देना, एक एक विकल्प को सही से देखोगे तभी आंसर राइट होगा। दूसरा है, इस परीक्षण में कुल 30 काले और सफ़ेद रंगों के सचित्र कार्ड होते हैं। इस परीक्षण का भारतीयों के अनुरूप रूपांतरण आशुतोष मुखर्जी ने किया, और इस परीक्षण से प्राप्त अनुक्रियाओं को अंक प्रदान करने की मानक प्रक्रिया है। लेकिन मैं थोड़ा इसमें संशोधन करना चाहूँगा दूसरे विकल्प में, कि इस परीक्षण में कुल 30 काले और सफ़ेद रंगों के सचित्र कार्ड होते हैं तथा एक सादा कार्ड होता है। ये भी इसमें मुझे लिखना था, लेकिन मिस टाइपिंग या फिर हो सकता है वो छूट गया हो। मैं यहाँ पे लेकिन बता देता हूँ, इस विकल्प में ये चीज़ और जोड़ दो, तथा एक सादा कार्ड भी होता है। ये भी इसमें जुड़ा हुआ है, ऐसा आपको मानकर चलना है, फिर आपको आंसर देना है। तथा एक सादा कार्ड होता है 30 सचित्र रंगीन कार्डों सहित। तो अब आप बताइए कि कौन सा विकल्प यहाँ पर असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य कहा गया है? तो मित्रों इसका राइट आंसर है तीसरा विकल्प। इस परीक्षण का भारतीयों के अनुरूप रूपांतरण आशुतोष मुखर्जी ने नहीं किया। ठीक है, आशुतोष मुखर्जी ने ये भारतीय जो लोग हैं उनके अनुरूप रूपांतरण नहीं किया गया है मित्रों, बल्कि जो उमा चौधरी है, उमा चौधरी के द्वारा इस परीक्षण का भारतीयों के अनुरूप रूपांतरण किया गया है। तो ये तीसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल असत्य है मित्रों। यहाँ प्रश्न नंबर 8 में तीसरा विकल्प सही है। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है बुद्धि की पहचान हेतु, अभिक्षमता की पहचान हेतु, अभिवृत्ति की पहचान हेतु और झूठ की पहचान हेतु। तो मित्रों जो पॉलीग्राफ उपकरण है इसका प्रयोग झूठ की पहचान हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है। इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसका आंसर बता दिया है।
पॉलीग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? झूठ की पहचान करने हेतु, कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है या क्या, इस तरह की चीज़ों का इसमें पता लगता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन उलझा हुआ। संवेगों की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए पक्षियों की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, तो यहाँ पर पक्षी भी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो सकता है आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई डिस्टर्बेंस होगा आपको। तो मित्रों, संवेगों की कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है आपको। संवेग एक जटिल अवस्था है। मस्तिष्क का बायां गोलार्ध नकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है। संवेग में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भूमिका भी होती है और संवेग में कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं। तो सोच समझ के आंसर दीजिए मित्रों। हर एक प्रश्न बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैंने देखा है कि यार लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, मुझे पता चल गया इस चीज़ का। तो कि यहाँ पे जो मैं वीडियो बनाता हूँ एनसीईआरटी की बुक वगैरह के, तो इसको शेयर नहीं करते हैं। यूँ सोचते हैं कि अरे यार वो मुझसे आगे निकल जाएगा, ये मुझसे आगे निकल जाएगा। ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। जो आपके मित्र हैं, जो आपके जो आस पड़ोस के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ज़रूर वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है मित्रों। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है मस्तिष्क का बायां गोलार्ध नकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है। ये बिल्कुल संवेगों की विशेषता नहीं है, क्योंकि जो बायां गोलार्ध है वो नकारात्मक नहीं, वो सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो मित्रों, बाकी तीनों विशेषता संवेगों की है, लेकिन दूसरा ये कथन गलत कहा गया है। तो यह दूसरा विकल्प आपका राइट रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। इंपॉर्टेंट लेकिन समझ में नहीं आने वाला प्रश्न। दीर्घ, अस्पष्ट, अवर्णनीय तथा तीव्र भय जिसका संबंध किसी वस्तु से नहीं होता है, जिसमें अति सतर्कता और पेशीय तनाव होता है, क्या कहते हैं उसे? सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार, आतंक विकार, दुर्भीति और मनोग्रस्ति। तो हो सकता है कि आपने अगर ये प्रश्न नहीं पढ़ रखा है तो आपको समझ में नहीं आया होगा। प्रश्न पढ़ रखा है तो भी समझ में नहीं आया होगा, सिर्फ यही पता होगा कि इसका उत्तर पहला है। मित्रों, सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार में आतंक विकार, दुर्भीति और मनोग्रस्ति, इनको सभी को 11-12 की जो साइकोलॉजी की बुक है, जब वो कंप्लीट कराऊंगा तो बिल्कुल सभी चीज़ें कंप्लीट होगी। चैनल से लगातार जुड़कर रहें, और मेरी गारंटी है कि जो लगातार जुड़ा हुआ है चैनल पर, उससे जाके पूछ लो कि यहाँ इस चैनल पर उसको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नहीं हुआ। मित्रों, यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है। सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार इसको कहेंगे कि जब दीर्घ, अस्पष्ट, वर्णनीय तथा तीव्र भय जिसका संबंध किसी वस्तु से नहीं होता, मतलब अपने को जब किसी चीज़ से डर लग जाता है बहुत ज़्यादा, और अपन उस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं और मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, तो उसको सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार के नाम से जाना जाता है। जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, अचानक से आपके सामने कोई आ जाता है, अब वहाँ पर कोई वस्तु नहीं है, अचानक आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या आया, या फिर यहाँ पर मेरे आसपास कोई है। जैसे अपन गांव में कहते हैं ना, गांव में आपने नाम सुना होगा सभी ने, आजकल तो नाटक भी, फिल्में भी बनती है, जो एक तरह से गांव की लैंग्वेज में जिसको भूत कहा जाता है, ठीक है। तो अचानक अगर अपने को ऐसी फीलिंग है अरे यार यहाँ कोई है, फिर वो सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार उत्पन्न वहाँ पर हो जाता है। मित्रों, यहाँ पर प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। आत्मसिद्धि का सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी, लेकिन समझोगे तो इजी है, नहीं तो बहुत कठिन। मनुष्य की बुद्धि से, मानव के शारीरिक मानसिक विकास से, मनुष्य की सांस्कृतिक आवश्यकता से और मानव की आवश्यकता से। तो मित्रों, जो ये आत्मसिद्धि का सिद्धांत है, आपने नाम सुना होगा हर्ज़बर्ग मास्लो, या मेस्लो भी उसको कहा जाता है। उन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है, जिसको आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहा जाता है, और वो संबंधित है मित्रों मानव की आवश्यकता से। इन्होंने मानव की 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है, और सबसे पहले इन्होंने बताई है शारीरिक आवश्यकता, और सबसे अंतिम बताई है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। उसी आधार पर इस सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो मित्रों, ये इसका संबंध मानव की आवश्यकताओं से है। आपका चौथा विकल्प सही है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रश्न आप कह सकते हो, आप इसको बहुत ही कठिन थोड़ा सा, लेकिन अगर आपने दिमाग लगा लिया सही जगह तो ये जो प्रश्न है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। असत्य कथन आपको छांटना है। एनोरेक्सिया नर्वोसा व बुलिमिया नर्वोसा भोजन संबंधी विकार है।
व्यक्ति को मोटा होने का असंगत डर बना रहता है, परिणाम स्वरूप वो भोजन ग्रहण बहुत कम कर देता है। इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। व्यक्ति में बार बार खाने की असाधारण इच्छा बुलिमिया नर्वोसा कहलाती है। और सभी कथन असत्य है। तो मित्रों, आपको असत्य कथन देखना है। अब यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा चौथा विकल्प। मैंने इस प्रश्न में ज़्यादा आपको टाइम भी दिया। देखिए, चौथा प्रश्न किस आधार पर इसका राइट है। जो पहला विकल्प है एनोरेक्सिया नर्वोसा व बुलिमिया नर्वोसा भोजन संबंधी विकार है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। आपको देखना है असत्य। व्यक्ति को मोटा होने का असंगत डर बना रहता है, परिणाम स्वरूप वो भोजन ग्रहण बहुत कम कर देता है, इसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। व्यक्ति में बार बार खाने की असाधारण इच्छा बुलिमिया नर्वोसा कहलाती है, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। मतलब तीनों कथन ये सत्य है। और इसका जो चौथा कथन है सभी कथन असत्य है। तो क्या ये सभी कथन असत्य है? नहीं, ये सभी कथन असत्य नहीं, ये सत्य है। तो मतलब जो चौथा कथन है वो क्या है? असत्य है। मित्रों, इस प्रकार इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आया थोड़ा समझ में? मेरे हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार इसका चौथा विकल्प राइट रहेगा, और आपको समझ में भी आया होगा। मित्रों, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो फैक्ट है, बेस्ट से बेस्ट जो सामग्री है, वो बिल्कुल मैं लेकर आऊँगा। सॉरी मित्रों, प्रश्न 14 तो टाइप करना ही रह गया बीच में। चलिए कोई बात नहीं, 14 प्रश्न ही काफ़ी है, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही, यूँ मान के चलिए ये प्रश्न कम क्यों बनते हैं किताबों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इन 14 प्रश्नों को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि देखना पड़ता है कि आखिर कहाँ से प्रश्न उठाए, एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न उठा सकता है। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, मतलब प्रश्न नंबर 14, रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान वीरांगना कैसे थी? इस प्रश्न का उत्तर किस तर्कना पर आधारित होगा? आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना और सादृश्यवादी तर्कना। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है सादृश्यवादी तर्कना। आपका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर सादृश्यवादी तर्कना में जैसे यहाँ पर बालक उत्तर देगा कि जैसे महाराणा प्रताप ने अकबर से हार नहीं मानी थी और हमेशा उनसे युद्ध करते रहे, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेज़ों से हार नहीं मानी थी और वो उनसे भी युद्ध करते करते शहीद हो गई। तो मित्रों, इस प्रकार की अगर कोई तर्कना देता है तो उसको ही सादृश्यवादी तर्कना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15वां में चौथा विकल्प आपका सही है। बिल्कुल आपको PDF यहाँ पे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। और मित्रों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है।